ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 18 नाउ स्वदेश और आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस समय कम से कम इंडेक्स में रुझान ठीक है। निफ्टी 17,300 के ऊपर और सेंसेक्स करीब 720 पॉइंट ऊपर। हमारे साथ अब एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इस बार बाजार थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में ही रहा है। बजट के पहले काफी हद तक ग्लोबल ट्रिगर्स और साथ ही कुछ हद तक इंडियन मार्केट्स को लेकर भी जो रिस्क एवर्जन था उसके चलते हमने काफी सेलिंग देख ली है। लेकिन नाउ द डी डे इज हियर और आजकल में पता चल ही जाएगा कि कितना विजनरी बजट आता है या फिर पॉपुलिस्ट आता है, डिसिप्लिन से भरा हुआ आता है या फिर ग्रोथ ओरिएंटेड। लेकिन अब थोड़ा यूनिक सेटअप है मार्केट के लिए, कंसिडरिंग कि ग्लोबल क्यूज जो है वो भी मिक्स्ड हैं। तो आपका व्यू क्या है इस समय? कैसा लग रहा है बाजार आपको? देखिए, पिछले 3 सालों में मार्केट ने एक अच्छी छलांग लगाई है। अगर आप वैल्यूएशंस देखें ओवरऑल तो वो लॉन्ग पीरियड एवरेज से काफी ज्यादा हैं। ओके, और अगर आप आगे देखें तो जिन सेक्टर से प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है वो हाई पीई कमांड करने वाले सेक्टर्स नहीं है। आपको आगे जाते हुए ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ फॉर एग्जांपल कमोडिटीज से आ रही है। तो एक जो चीज हमें लगता है होगी वो ये कि जो बाजार की पीई है वो आगे घटेगी। तो देयर वन शुड एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन करेक्शन। एंड जो हम लोग कह रहे हैं वो ये कि 2023 over 22 should be a 15 to 17% profit growth year, और उसको देखते हुए करीबन 10-11% मार्केट चलना चाहिए। बाहर काफी चेंजेस हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, लिक्विडिटी का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा था पहले उस बढ़ोतरी में कमी आएगी और फिर शायद ओवरऑल लिक्विडिटी घटेगी भी। तो जैसे जैसे ये होगा तब मार्केट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और दैट विल कॉज वोलेटिलिटी। मेरा मानना यह है कि जब भी वो वोलेटिलिटी हो और आपको एक करेक्शन मिले तो जो लंबे समय के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उस करेक्शन का यूज करके आना चाहिए, जैसे कि ये करेक्शन। बजट जहां तक मेरा ख्याल है विल बी गुड। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग देखें ओवर फुल लास्ट 1 ईयर वो काफी पॉजिटिव रही है, काफी ग्रोथ ओरिएंटेड रही है, काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओरिएंटेड रही है, जो कि इस वक्त की नीड है। और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आपको बजट में देखने को मिलेगा। ग्रोथ ओरिएंटेड होगा क्योंकि ग्रोथ जनरेट्स जॉब्स। जिन सेक्टर्स में जॉब्स ज्यादा पैदा होती हैं वहां पे जैसे टेक्सटाइल्स है, जैसे हाउसिंग है, वहां पे टेक्सटाइल्स में जैसे China Plus One भी भारत के फेवर में जा रहा है, तो वहां पे अगर कुछ और इंसेंटिव दिए जाए तो वो ग्रोथ और बढ़ सकती है। तो बजट या गवर्नमेंट पॉलिसी हमेशा जो दबा हुआ तबका होता है, जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता है और ये बजट भी वैसा ही होगा, वैसा ही होना भी चाहिए। प्रतीक, बजट के पहले काफी अच्छी खबर आ रही है गुड्स एक्सपोर्ट्स को लेके। इंडिया के गुड एक्सपोर्ट्स $400 बिलियन टच कर रहे हैं, जबकि बहुत लंबे समय तक ये करीब 350 बिलियन के आसपास ही रहते रहे। और नए नए सेक्टर्स उसके अंदर जुड़ रहे हैं, फाइन केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। आप एक्सपोर्ट्स के थीम को या सर्जिंग एक्सपोर्ट्स, कुछ इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी रोल है, आप अक्रॉस पोर्टफोलियोज एक्सपोर्ट्स थीम को कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा अगर आप ब्रॉडन करें तो ये मेक इन इंडिया थीम है, और जैसे जैसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा होंगे। दुनिया में फिलहाल ग्रोथ अच्छी है, यूएस इन पर्टिकुलर, वहां पे इकोनॉमी बैक टू प्री कोविड लेवल्स आ गई है। और अगर दुनिया का रुझान थोड़ा सा अपना सप्लाई बेस डिवर्सिफाई करने की तरफ हो
तो इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना उभर के आता है। कई स्पेसेस में हमने काफी रैपिड ग्रोथ देखी है, जैसे सिरेमिक टाइल्स हैं, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली टुवर्ड्स यूएस मार्केट। चाहे मिडिल ईस्ट मार्केट में थोड़ा इम्पेयरमेंट हुआ भी, यूएस मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी। टेक्सटाइल्स में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। टेक्सटाइल्स में जहां कॉटन टेक्सटाइल्स में तो अब कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि चाइनीज कॉटन जो बड़ा एक पार्ट उनके एक स्टेट में पैदा होता है, वहां पे सैंक्शंस टाइप कुछ लग गया है। तो इंडियन कॉटन के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो इंडियन स्पिनिंग मिल्स को भी फायदा है और इंडियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा है। अगर गारमेंटिंग की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा दें, ऑलरेडी कंपनीज आर डूइंग वेल, तो यहाँ पे लेबर एब्जॉर्ब भी काफी होती है और एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ सकते हैं। फाइन केमिकल्स, हमारी कंट्री में हमेशा केमिस्ट्री स्किल्स काफी स्ट्रांग रही हैं। अगर चाइना के बाहर आपको इकोसिस्टम चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, इसमें क्या होता है, एक केमिकल कंपनी का बाई प्रोडक्ट एफ्लुएंट दूसरी केमिकल कंपनी का रॉ मटेरियल बन सकता है। तो एक कंपनी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पूरा इकोसिस्टम की जरूरत होती है। तो वो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड केमिकल्स ना बनाना चाहे, चाइना से ना खरीदना चाहे, तो इंडिया जो कि आज के दिन 3% अकाउंट करता है ग्लोबल केमिकल्स का, वो वहां पे रैपिड ग्रोथ की अपेक्षा करनी चाहिए और हमें देखने को भी मिल रही है। और एक जो सेक्टर है जो कि गुड्स एंड उसमें नहीं आता है, वो सॉफ्टवेयर है, जहां पे दैट्स आवर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इनफ्लो। इस साल इंडियन सॉफ्टवेयर सेक्टर शायद $190 बिलियन का हो जाएगा। और जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है जिससे डॉलर्स आते हैं, वो अगर 15 से 20% की ग्रोथ पे ग्रो करे तो दैट्स अ ह्यूज पॉजिटिव। तो एक्सटर्नल सेक्टर हमारा अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ तेल का भाव बढ़ गया है, पर अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट और तेल के इंपोर्ट ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी वजह से शायद रुपी भी तेल के भाव के उछाल के बावजूद थोड़ा स्टेबल है। तो एक्सटर्नल फ्रंट पे आज के दिन वी आर प्रीटी स्ट्रांग। जी चलिए, तो ये एक अच्छा संकेत है, आपने सही कहा। और इनफैक्ट आपने जो सॉफ्टवेयर की बात की, आज भी आप देखिए दरअसल आईटी जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट को कर रहा है, ये लीड कर रहा है आईटी इंडेक्स जो है वो, और निफ्टी इनफैक्ट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स ऊपर है। लेकिन प्रतीक, आपने वैल्यूएशंस की बात की, और कुछ एक जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ एक ऐसे सेक्टर्स जो अक्सर गवर्नमेंट की रडार पर रहते हैं, अक्सर बजट में उन पर बातचीत भी होती है, कमेंट्री भी होती है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो डिफेंस हो। इन सेक्टर्स में आपको, एंड ऑब्वियसली बैंकिंग स्पेस एंड पीएसयू बैंक्स स्पेशली बिकॉज जो रिकैपिटलाइजेशन है उसके आंकड़े पर भी नजर रहती है, इनमें आपका कंफर्ट लेवल वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे ज्यादा इस समय कहां पर है, जहां पर आपको लगता है कि स्कोप है सुधरने का या फिर ऊपर जाने का वैल्यूएशंस के? मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में स्कोप है। देखिए, गवर्नमेंट का बजट में इंक्रीज जो इकोनॉमी का अनुपात है उतना ही हो सकता है, और मोस्टली अगर आप देखोगे तो उससे कम होगा। पर डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपका बजटरी एलोकेशन के ऊपर मेक इन इंडिया का भी एक ओवरले है, जिसकी वजह से यू आर लुकिंग एट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और ओवरऑल ग्रोथ जो कि इंडियन कंपनीज के इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी, शायद बजटरी एलोकेशन की इंक्रीज से काफी ज्यादा होगी। सो दैट इज वन वेयर बजट इज वेरी वेरी रेलेवेंट। दूसरा, जैसे हाउसिंग का क्षेत्र है, उसमें कंसोलिडेशन बहुत स्ट्रांगली हुआ है। जो बच गए हैं उनके लिए, जिसको कहते हैं मैदान साफ है, वो जितना ग्रो करना चाहें कर सकते हैं। घर बिकने शुरू हो गए हैं, तो वो पॉजिटिव है। और जो उनके फाइनेंसियर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड में कहूंगा, उनके लिए भी ओवरऑल मार्केट अच्छा है। जो लोग स्मॉल हाउसेस को फाइनेंस करते हैं और लेंड करके पैसे वापस ला पाते हैं, वो जरा जितने छोटे हाउस की तरफ आप जाते हैं उतना मुश्किल होता जाता है।
अगर वो कर पाते हैं तो उनके लिए तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है और वैल्यूएशन में गैप भी है। तो अब बजट में जो है इन क्षेत्रों के अलावा सी टेक्सटाइल्स में भी कुछ पॉजिटिव आ सकता है। वहां पे जैसा मैंने कहा पहले बॉयंसी काफी है, दैट कैन बी पॉजिटिव। और विभिन्न क्षेत्र में इंडिकेशंस आ सकती हैं कि पीएलआई सपोर्ट कहाँ कहाँ मिलेगी, तो उससे कुछ नए विनर्स भी इमर्ज हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बजट को देखो तो टोटल जो टैक्स है, टैक्स टू जीडीपी हमारा करीबन 10% का है और केपेक्स टू जीडीपी हमारा 2% का है। तो एग्रीगेट में बजट में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ पाते। हाँ, जिन क्षेत्रों को गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करना चाहे वहां पे फायदा होता है। उसमें भी अगर वो टैक्स कट करे या कुछ नॉन फिस्कल बेनिफिट दे तो उसका ज्यादा बेनिफिट आता है। गवर्नमेंट एलोकेशंस से कम फर्क पड़ता है। ऑलराइट, मॉर्निंग प्रतीक जी, दिस इज प्रियंका। एक बात आपसे जानी थी क्योंकि आपके फेवरेट सेक्टर्स में एक आईटी भी, और हमने जिस तरह से एक सेल ऑफ क्रॉस सेक्टर्स देखा, आपने कहीं ऐड किया अब तो काफी, क्या आपको वैल्यूएशन के लिहाज से अब कंफर्ट दिखता है आईटी में, और यहाँ कहीं आपने पोजीशंस ऐड की हो? नहीं, सो आईटी में हमारा एक्सपोजर है। आईटी सर्विसेज जैसा मैंने कहा बहुत अच्छे स्थिति में है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, लिमिटेशन एम्प्लॉयमेंट की है बजाय की डिमांड की, तो काम बहुत है। साथ में जो एक चीज कई सालों से नहीं देखने को मिल रही थी कि आप बिलिंग रेट इंक्रीज कर पाओ, वो भी देखने को मिलनी शुरू हो गई है। तो आईटी काफी स्ट्रांग स्थिति में है। हमारा एक्सपोजर है, हमने जब ये गिरा तो भी जहां पे ले सकते थे लिया। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखने की है कि शायद मार्जिन्स आज के दिन जो देखने को मिल रहे हैं वो जैसे जैसे ओपन अप होगा, जैसे जैसे लोग ट्रैवल करना वापस स्टार्ट करेंगे, शायद वो मार्जिन सस्टेन ना हो। तो एक साल आपको ऐसा मिलेगा जब सेल्स ग्रोथ आपकी 15-16% होगी पर अर्निंग्स ग्रोथ शायद 8-10% ही रहे। तो वो एक जो साल है उसको उसके बियॉन्ड देखने की जरूरत है। And that is something which is keeping us really increasing our weight there. इसके अलावा प्रतीक, अगर आपसे हम सेक्टर स्पेसिफिक भी एक व्यू समझना चाहें कि फार्मा स्पेस को लेकर, हेल्थ केयर स्पेस को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भी बात है कि शायद यहाँ पर एलोकेशन कम आ सकता है हेल्थ केयर स्पेस को लेकर बजट में, क्या व्यू रहेगा आपका? बजट और हेल्थ केयर, हमारी बजटरी स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज 0.3% इफ आई रिमेम्बर राइट, तो बहुत छोटा है। उससे कोई ज्यादा बड़ा डेल्टा नहीं आता है। जो हेल्थ केयर का क्षेत्र है उसमें एक साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ कोविड में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। मुझे लगता है कि अब जो उनका कंसोलिडेशन फेज था धीरे धीरे बेस में आ रहा है और आगे जब ग्रोथ नॉर्मलाइज होगी तो वापस स्टॉक प्राइस जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। बजट से कोई खास इस क्षेत्र पे फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है सस्ती दवाइयां मुहैया कराने की और उस तरीके की दुकानें खोलती है, अस्पताल खोलती है, पर वो इंक्रीमेंटल स्मॉल चेंजेस होते हैं। एक साल के बजट से उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो एक चीज सोचने की है वो ये कि अगर गवर्नमेंट R&D एक्सपेंसेस पे टैक्स बेनिफिट बढ़ाए तो वो कई कंपनियों के लिए काफी काफी पॉजिटिव होगा। शायद देश में नई दवाइयां के ऊपर रिसर्च और बढ़े, तो अगर वो मेजर देखने को मिलेगा तो कई सारी कंपनियों को बेनिफिट होगा। बट ओवरऑल एक्सपेंस बढ़ाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सपेंस वो है कि एक बड़ा IPO राउंड द कॉर्नर है LIC का, कुछ उसका 5% डाइल्यूट भी करेंगे तो 75-80,000 करोड़ का सप्लाई है राउंड द कॉर्नर। उसके अलावा भी बहुत सारे डजन्स ऑफ देम, इनफैक्ट
बहुत बड़ी पाइपलाइन है आईपीओज की इस साल भी। ये जो बड़ी सप्लाई है बाजार में पेपर की, ये कहां तक आपके हिसाब से एक तरह से लिक्विडिटी को सक आउट करने के लिए बाजार के ऊपर एक थोड़ा सा भारीपन ला सकती है आपके हिसाब से? नहीं तो जो हर एक आईपीओ होता है वो सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब भी करता है, बट साथ में नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाता भी है। LIC का आईपीओ भी ऐसा ही आईपीओ है। अगर आप पीछे जाए तो मारुति का आईपीओ आया था 2001 में मेरे ख्याल से, और उसने बाजार का रुख चेंज कर दिया था उनके पॉजिटिव साइड, क्योंकि एक नया तबका बाजार में जुड़ा था। शायद LIC के आईपीओ में भी ऐसा देखने को मिले, अगर उसकी प्राइसिंग अच्छी हो और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पैसे बने ऑन लिस्टिंग एंड दे सस्टेन फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से इवन 1 month 2 month, आई थिंक ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट होगा मार्केट की तरफ वो पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट अगर आप पिछला पीरियड देखें तो दो क्षेत्र, एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और दूसरा आईटी, यहाँ पे काफी बिकवाली देखने को मिली है। जो शेयर्स लिस्टेड थे मार्केट में ऑलरेडी, क्योंकि जो नए आईपीओ आ रहे थे अगर कोई उसमें पैसा लगाना चाहता था तो वो जो ऑलरेडी उसके पास शेयर होते थे उनको बेच के इधर एलोकेशन होती थी। तो ये जो फिनोमिनन है ये LIC का आईपीओ, LIC और NSE का भी आ रहा है, दोनों के आईपीओ तक शायद रहे और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाए। तो मेरा मानना यह है कि बैंकिंग का क्षेत्र, लेंडर्स जो है उनके लिए आउटलुक इज इम्प्रूविंग, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोन ग्रोथ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे जैसे मार्केट नॉर्मलाइज होगा पोस्ट आईपीओ ऑफ दीज 2 large कंपनीज, वैसे वैसे प्रॉफिट के अनुरूप इनके स्टॉक प्राइसेस रिएक्ट करने चाहिए। राइट, ऑलराइट प्रतीक, आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना व्यू शेयर करने के लिए। बाजार में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है अहेड ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, और थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में, हम इकोनॉमिक सर्वे जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन की, उसको एनालाइज करेंगे आपके व्यूअर्स के लिए, आप सब लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम प्रतीक। आगे बढ़ते हैं और अर्निंग्स की बात करते हैं। विदा